Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by डॉक्टर लारे। आज का हमारा टॉपिक है टेनिस एल्बो, जिसको हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट्स को उनकी एल्बो के आउटसाइड पे पेन फील होता है, यानी कि कोहनी के बाहर के हिस्से में तकलीफ़ महसूस होती है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें एल्बो और रिस्ट की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। ये कंडीशन एथलीट्स एंड नॉन एथलीट्स दोनों के अंदर हो सकती है। आए आज के इस लेक्चर में हम टेनिस एल्बो को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि टेनिस एल्बो क्या है, ये किन रीज़न्स की वजह से होती है, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हम पेशेंट्स को परफॉर्म करवा सकते हैं और हम मज़ीद इस कंडीशन को होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। सो व्हाट इज़ टेनिस एल्बो? सो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स को उनकी एल्बो के लेटरल साइड पे, यानी कि आउटसाइड पे, बाहर के हिस्से पे पेन एंड एक्यूट टेंडरनेस फील होती है। यानी कि जब हम पेशेंट की एल्बो के लेटरल साइड को टच करते हैं या पालपेट करते हैं तो पेशेंट्स पेन कंप्लेन करते हैं। सो टेनिस एल्बो एक टेंडनोपैथी है, यानी कि एल्बो पे अटैच होने वाले मसल्स के टेंडन्स की इंजरी है। इन टेंडन्स में या तो कोई टेयर आ जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि ये टेंडन्स में स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में ज़्यादातर रिस्ट के एक्सटेंसर टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें किसी किस्म की कोई इंजरी आ जाती है। इन टेंडन में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड टेंडन है दैट इज़ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। टेनिस एल्बो को हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जिन मसल्स के टेंडन इन्वॉल्व होते हैं वो एल्बो के लेटरल साइड पर, यानी कि एल्बो के लेटरल एपिकॉन्डाइल पर आकर अटैच होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द एटियोलॉजी ऑफ टेनिस एल्बो। सो ये कंडीशन 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है। टेनिस प्लेयर्स में 13% एंड नॉन टेनिस प्लेयर्स लाइक हाउसवाइफ्स, कारपेंटर्स, माइनर्स, ड्रिल वर्कर्स और दूसरी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स में ये कंडीशन 50% कॉमन है। मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंडीशन की। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जिसमें बार बार रिस्ट और एल्बो की रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ पे टेनिस एल्बो होने का रिस्क बढ़ जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू कॉजेज़ ऑफ टेनिस एल्बो, जिसमें हमारे पास सबसे पहली आ जाती है इनकरेक्ट बैक हैंड स्ट्रोक। सो बैक हैंड स्ट्रोक बेसिकली एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें एथलीट्स अपने बैक ऑफ द हैंड का इस्तेमाल करते हैं रैकेट को स्विंग करने के लिए, जो कि आप नीचे दी गई हुई डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एथलीट्स अपने बैक ऑफ द हैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं रैकेट को स्विंग करने के लिए, जबकि फोर हैंड टेक्निक में, फोर हैंड स्ट्रोक में एथलीट फ्रंट ऑफ द हैंड से रैकेट को स्विंग करते हैं। सो जब भी कोई एथलीट बैक हैंड स्ट्रोक को इनअप्रोप्रिएट तरीके से परफॉर्म करता है या रेपिटेटिवली इस मूवमेंट को परफॉर्म करता है तो एल्बो के लेटरल साइड पे, यानी कि रिस्ट के एक्सटेंसर्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होता है और वहाँ पे टेयरिंग और इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर रिस्ट के मसल्स वीक होते हैं या हैंड पे रेपिटेटिव मूवमेंट्स आती हैं तो भी टेनिस एल्बो होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे फोर्सफुल रिस्ट पे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन हो रही है तो भी इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो मूवमेंट होती है जिसमें ज़्यादातर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करती है और रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एट द लास्ट अगर एल्बो पे किसी किस्म का कोई ट्रोमा हो जाता है, इस तरह का फॉल होता है कि एल्बो जो है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है, तो भी टेनिस एल्बो का रिस्क बढ़ जाता है। सो अब हम टेनिस एल्बो यानी कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस की अंडरलाइंग पैथोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली एल्बो और रिस्ट की रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से एल्बो पे अटैच होने वाले जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं उनमें सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता करके टेयरिंग स्टार्ट होती है।
ये टेयर बेसिकली टेंडन की 3 स्पेसिफिक साइट्स पे हो सकता है, यानी कि 3 स्पेसिफिक जंक्शंस पे हो सकता है अगर आप डायग्राम पे फोकस करें। सो नंबर 1 टीनो मस्कुलर जंक्शन, यानी टेंडन और मसल का जो जंक्शन है इस लेवल पर टेयर हो सकता है। इसके अलावा टेंडन इट्सेल्फ पे टेयर हो सकता है। एंड थर्ड वन इज टीनो पेरियोस्टियल जंक्शन, यानी टेंडन और बोन के दरमियान का जो जंक्शन है इस लेवल पर टेयर हो सकता है। टेंडन के टेयर की वजह से एल्बो के लेटरल साइड पर इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे एक्सुडेट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। एक्सुडेट बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो बॉडी में तब बनता है जब बॉडी के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन होती है। इस एक्सुडेट के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम फिब्रिन बोलते हैं। फिब्रिन बेसिकली टेंडन और इसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं यहाँ पे एडिशन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि उन्हें आपस में जोड़ना स्टार्ट कर देता है। एज अ रिज़ल्ट जब भी कोई एल्बो मूवमेंट होती है और यहाँ पर अटैच होने वाले मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो पेशेंट्स को पेन फील होता है। ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लो ग्रेड प्रोसेस होता है, यानी ऐसी कंडीशन होती है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन क्लिनिकल फीचर्स को जिनके साथ टेनिस एल्बो का पेशेंट प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो पेशेंट को उसके एल्बो के लेटरल साइड पे यानी कि आउट साइड पे पेन फील हो रहा होगा, और ये पेन बेसिकली उसको एक्टिविटी के दौरान ज़्यादा होगा, और जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा, अपनी एल्बो को थोड़ा सा रेस्ट देगा तो पेन डिसअपीयर हो जाएगा। इसके अलावा पेन जो है वो रेफ़र भी हो सकता है, यानी एल्बो से वो पेन रिस्ट की तरफ भी जा सकता है। देन पेशेंट को एल्बो के लेटरल साइड पर टेंडरनेस फील होती है, यानी कि जब वहाँ पर टच करते हैं तो पेशेंट्स का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो मसल पावर होती है एल्बो की वो सबसे पहले तो नॉर्मल होती है, लेकिन जब पेशेंट पेन की वजह से अपने एल्बो को यूज़ करना छोड़ देता है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की मसल स्ट्रेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। Now let us discuss how can we diagnose tennis elbow. हमारी डायग्नोसिस का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है मेडिकल हिस्ट्री से। मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट का बायो पर्सनल डाटा पूछते हैं, यानी हम उसका नेम, एज एंड जेंडर पूछते हैं। देन पेशेंट का ऑक्यूपेशन ज़रूर पूछा जाता है ताकि हमें पता चले कि पेशेंट ज़्यादातर कौन सी एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है या कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। देन हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट से पेन की हिस्ट्री लाजमी तौर पर लेते हैं। हम पेन पैटर्न पूछते हैं। हम पूछते हैं कि पेशेंट को किस एरिया में पेन फील हो रहा है, पेन के एग्रवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करने से पेन बढ़ जाता है, देन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करने से आपको पेन में रिलीफ फील होता है। देन हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। इस केस में क्योंकि पेशेंट एल्बो की पेन के साथ आएगा तो हम एल्बो के एरिया की प्रॉपर फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। वहाँ से पास होने वाली नर्व्स, मसल्स, बोन एंड स्किन को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन टेनिस एल्बो हो सकती है तो उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कोजन्स टेस्ट, मिल्स एंड मॉर्सलेस टेस्ट हैं जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्दर हम कुछ इमेजिंग भी रेकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को, इन केस अगर हमें डाउट हो रहा है कि कोई और कंडीशन भी हो सकती है तो हम अल्ट्रासाउंड, MRI, EMG एंड एक्सरे जो है वो करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी बेसिकली होता है कि अगर कोई नर्व कंप्रेशन है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई नर्व रूट तो इन्वॉल्व नहीं हुई, तो हम EMG करवा सकते हैं। इस केस में मोस्टली जो नर्व्स इफ़ेक्ट हो सकती हैं वो अल्नर नर्व या रेडियल नर्व हो सकती है, और सबसे ज़्यादा रिस्क होता है रेडियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट का। अब हम सारे स्पेशल टेस्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोजन्स टेस्ट। कोजन्स टेस्ट में हम पेशेंट की एल्बो को स्टेबलाइज करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करे, और हम पेशेंट की इस एक्सटेंशन को रेजिस्ट करते हैं। ऐसा करने पे अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है।
सेकंड हमारे पास आ जाता है मिल्स टेस्ट। इसमें हम बेसिकली पेशेंट की एल्बो की एक्सटेंशन करवाते हैं, यानी एल्बो को स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद फोर आर्म पर प्रोनेशन करवाते हैं और रिस्ट को हम फ्लेक्स करते हैं। रिस्ट की फ्लेक्शन करते हुए हम रिस्ट को बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर आते हैं। ऐसा करते हुए अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो हमारा मिल्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। थर्ड वन इज़ मॉर्सलेस टेस्ट। सो इस टेस्ट में हम बेसिकली पेशेंट की मिडल फिंगर की एक्सटेंशन को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करते हुए अगर पेशेंट को अपनी एल्बो पे पेन फील होता है तो मॉर्सलेस टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। डायग्नोसिस को डिस्कस करने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ रेस्ट करने से, अपनी एल्बो को स्टेबलाइज करने से ठीक हो जाते हैं। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपका पेन इंक्रीज़ हो। एक्यूट केसेस में हम पेन को मैनेज करने के लिए एल्बो की लेटरल साइड पे आइसिंग कर सकते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स। हम एनसिड्स रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को। प्रेफर यही करना है कि टॉपिकल एनसिड्स हों। इसके अलावा हम रेस्ट करने का कहते हैं पेशेंट को, एंड हम स्ट्रेपिंग भी कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेबलाइजेशन। ये बेसिकली कंप्रेशन स्ट्रैप्स होते हैं जो कि एल्बो को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी एल्बो मूव हो तो वहाँ पर पेन ना हो। देन हम पेशेंट की पेन को मैनेज करने के लिए कुछ मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपने इन सब मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। एक ट्रीटमेंट सेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट के ऊपर सिर्फ 2 मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करें। हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। पेन को मैनेज करने के लिए हम टेंस थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई एज सच साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। देन हम पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज़ कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए और एल्बो की मसल्स की फंक्शनिंग को इन्हांस करने के लिए। हम लेज़र थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जो कि हीलिंग को फर्दर स्टिमुलेट करता है। देन हम डीप फ्रिक्शन मसाज यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्रिक्शन मसाज ज़्यादातर टेंडनोपैथीज यानी टेंडन की इंजरीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं और ये इफ़ेक्टिव होता है एडिशंस को ब्रेक करने में। देन एल्बो को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम केटी टेपिंग भी कर सकते हैं। पेशेंट की पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के बाद हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं ताकि रिस्ट और एल्बो की रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहे और मसल्स की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और मसल्स की स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज़ हो ताकि इंजरी दोबारा से ना हो सके। एक्सरसाइजेज़ में हम रिस्ट की ROMs को ऐड करते हैं जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। इसके अलावा हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रिस्ट के स्ट्रेचेस ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सर्स के स्ट्रेच ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसर्स के स्ट्रेच आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। हम जो है वो डंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो हम कोई वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को कहेंगे कि आपने इस बॉटल को, इस वेट को होल्ड करके रखना है और साथ में रिस्ट के जो ROMs हैं उनको परफॉर्म करना है लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। इससे उनके रिस्ट के जो एक्सटेंसर मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी और ग्रिपिंग भी इंक्रीज़ होगी।
एक्सरसाइजेज़ में हम रिस्ट की एक्सरसाइजेज़ के साथ साथ एल्बो की एक्सरसाइजेज़ भी ऐड करते हैं, जिसमें एल्बो की ROMs और एल्बो की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ शामिल होती हैं। एट द लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम टेनिस एल्बो की इंजरी को किस तरह दोबारा होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अपने एल्बो एंड रिस्ट के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करें। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या स्पोर्ट्स से पहले वार्म अप ज़रूर करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि इससे इंजरी प्रिवेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और मसल्स कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा वार्म अप से परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और मसल्स ईज़िली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाते हैं। एट द लास्ट आप मेक श्योर करें कि आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करें और वही इक्विपमेंट यूज़ करें जो आपके लिए ठीक हो। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।